गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो जैसे कि हमारी चल रही थी उपसह संयोजन यौगिकों की सीरीज, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आपने देखा होगा कल की क्लास में हमने उपसह संयोजनों के 7 समावयवता के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था आयनन समावयवता के बारे में। मैंने आपको बताया था कि समावयवता में एक कॉमन लाइन है जो है आपके पास में, जब दो या दो से अधिक जटिल यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, किंतु बस इतना तो आपके सातों की सातों जो समावयवता है उसमें कॉमन है। बाकी डिफरेंस आ जाता है कहाँ पे? आयनन समावयवता होगा तो क्या आ जाता है, उनके आयनों जब उनका आयनन होता है तो उनमें असमानता पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपका हाइड्रेट है तो हाइड्रेट में आपका CS के बाहर और CS के अंदर इससे रिलेट करता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल हम कॉमन लेके चल रहे थे, उसी से हम सॉल्व कर रहे थे आयनन समावयवता और हाइड्रेट में। दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार एक नंबर में कि आयनन समावयवता तथा हाइड्रेट समावयवता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आयनन समावयवता में क्या होता है, CS के बाहर जो मतलब जो IS वाला क्षेत्र होता है, आयनन मंडल वाला जो क्षेत्र होता है, उसमें से आपका जो आयनन मंडल क्षेत्र में उपस्थित जो तत्व या यौगिक बोल सकते हैं हम, उनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। या आप क्या बोलो कि अलग अलग जो आपका आयनन समावयवता है उसमें आपके अलग अलग आयनों में क्या हो जाती है, समावयवता उत्पन्न होती है। मतलब या आप ऐसा बोलो कि CS के अंदर तथा CS के बाहर यहाँ पे उत्पन्न आयनन में जब हम उनका आयनन करते हैं तो वह विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पे एक समावयवता उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे हमने उसमें देखा था हाइड्रेट में क्या होता है कि केवल H2O का जो अणु है उसका ही आयनन होता है, और अगर वो CS के अंदर होता है तो उसे हम एक्वा पढ़ते हैं, CS के बाहर उसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर हमने उसमें लिगेंड समावयवता के बारे में पढ़ा कि लिगेंड की वजह से, उनकी संरचना के वजह से वहां पे एक समावयवता उत्पन्न होती है, जिसे हम लिगेंड समावयवता कहते हैं। क्लियर? आगे हमने पढ़ा था आबंध के बारे में। आबंध समावयवता है लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है आपके पास में कि हमारा एक कॉमन जो कंपाउंड है उसमें हमारा उभय तंतु लिगेंड आ जाता है। उभय तंतु लिगेंड के बारे में आपको पिछली क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से बताया था कि क्या होता है कि भिन्न एक ही वाला यौगिक है उसमें भिन्न भिन्न तत्वों में क्या पाया जाता है, उपसह संयोजन बंध पाया जाता है। और जो धातु आयन होता है कभी वो आपके पास में इस वाले तत्वों से संयोग करता है, कभी इस वाले तत्वों से, मतलब जिनमें उपसह संयोजन बंध पाया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास में मोस्ट कॉमन जो था वो था आपके पास में थायोसाइनाइड या आपके पास में SCN या NCS। क्लियर हो गई बात? थायोसाइनाइड या थायोआइसोसाइनेट। क्लियर हो गई बात? तो लिंकेज में आपका पहले लिंकेज बाय S आ रहा था, देन लिंकेज बाय N आ रहा था। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास में लिंकेज समावयवता या आबंध समावयवता कहते हैं। 4 समावयवता हो गई। 5वीं थी आपके पास में उपसह संयोजन समावयवता, जहां पे उपसह संयोजन बंध के कारण एक समावयवता उत्पन्न होती है, जिसे हम उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। क्लियर? प्रकाशिक समावयवता में आपके पास में D फॉर्म और L फॉर्म आती है। एक क्लॉकवाइज आता है, एक आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज आता है। क्लॉकवाइज आपका D फॉर्म आता है, एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या आता है, L फॉर्म आता है। ज्यामितीय समावयवता में आपके पास में क्या आ जाता है भाई, फटाफट से बता दो। सिस और ट्रांसफॉर्म। ट्रांस मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, है ना? तो यहाँ पे अगर NH3 होगा तो इसके ठीक सामने पे यहाँ NH3, यहाँ H2, इस प्रकार से अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या होती थी, ज्यामितीय समावयवता होती थी। तो आई होप आप सभी को ये समावयवता अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से आपको भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अदरवाइज मेरा इतना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, है ना? तो जब आपको याद ही नहीं होगा एकदम से, आप देखो मैंने इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? अगर जिसने भी ये क्लासेस नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली क्लास जो है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है? आज हम इसमें पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिकों के गुणों के बारे में, ठीक है? कि गुण
जैसे कि गुण में क्या आ जाएगा आपके पास में कि ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, या आबंध क्या होता है, न्यूमेरिकल है, मतलब गुण तो क्या बोलेंगे, हाँ गुण समझ लो, पर ये न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन बड़ा है, ये आपको 6 या 8 नंबर में पूछ सकता है, इससे कम में नहीं आएगा जो मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान देना, समझने वाली चीज काफी है इसमें, क्योंकि आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा डी और एफ ब्लॉक वाला, तो उसमें से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या है आपके पास में आएगा। तो जिसने अच्छे से क्लास ली होगी उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसने नहीं ली होगी, उसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, उसको डाउट पे डाउट आएंगे। ठीक है, इतनी अच्छे से बातें समझ में नहीं आती है अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हो। ठीक है, चलो बढ़ते हम आगे। आगे हमारे पास में क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे 4 तरीके से पूछा गया है ना। तो पहले तो हम, मतलब ऐसा होता है ना 4 लाइनों में हमारा आंसर आ जाए तो कितना मजा आता है, और उसी आंसर में हमारे 5 नंबर आ जाए तो अरे वाह मजा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ही आपके पास में 4, मतलब 4 तरीकों से पूछा गया है, या आप 4 बोल सकते हो यहाँ पे कि 4 प्रकार से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके पास में क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि FeCN6 और -4 प्रतिचुंबकीय है जबकि FeOH6 अनुचुंबकीय होता है? क्या कारण है FeCN6 -4 एक आंतरिक संक्रमण है यौगिक है जबकि FeOH6 बाह्य संक्रमण यौगिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि FeCN6 -4 निम्न संकरण है जबकि FeOH6 उच्च संकर है। ठीक है, FeCN6 क्या है आपके पास में -4, और इसमें VBT की संरचना लिखिए। अब VBT आ गया भाई, VBT के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में आपने VBT के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम इसमें VBT की संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे कि VBT की संरचना क्या होती है। अगर जिसने भी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, तो एक बार अगर आप बोलो तो मैं आपको VBT की संरचना भी करवा दूंगी। चलो पहले हम देख लेंगे अपना, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट आने वाला जो भी संडे होगा, क्या पता मैं उसमें करा दूं। ठीक है, जैसे भी होगा, नहीं तो आपने क्या करना है VBT पढ़ लेना भाई, VBT पढ़ लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है ना, या वो क्या करेगा इन चारों क्वेश्चन को एक साथ ही पूछ लेगा और दे देगा आपको 6 नंबर में, है ना। वैसे मैक्सिमम NCERT में, स्टेट बोर्ड में आपके पास में 6 नंबर तक ही आते हैं मैक्सिमम जो होता है, इससे ज्यादा का नहीं आता। ऐसे नहीं कि 10 नंबर का 8 नंबर का ऐसे नहीं आता ना, 6 नंबर का। तो 6 नंबर आपके यहाँ पे खट्ट से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो समझ लो आपके 10 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी चीजें आएंगे जो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपकी। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से अगर घुमा देगा तो आप नहीं घूम पाओगे। ठीक है, तब आप एक घुमा देना। ठीक है, अच्छे से एग्जाम, अच्छे से आंसर लिख के। ठीक है, तो फिर अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में कि क्या है भाई। तो क्या है FeCN6 की VBT संरचना, इसमें केंद्रीय धातु आपका Fe होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो आपके पास में कि Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, या आज चलो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत बताओ, मुझे बताओ भाई, क्या बताओगे मुझे कि जो आपका Fe होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, फटाफट से बता दो। ठीक है, किसी को पता है जरा बताओ फटाफट से, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, किसी को पता है तो बता दीजिए फटाफट से। हाँ भाई पता है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो Fe होता है, हाँ, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके पास में 26। कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, चलो अब हाँ यहाँ पे दे ही रखा था यार, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था, मैंने एटॉमिक नंबर पूछा था। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, VBT की संरचना में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लिखा है आपका, यहाँ पे लिखोगे आप Fe का, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, Fe का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है आपके पास में 26। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? Fe ऑर्गन D6
4s2। ठीक है, अब आपको जो पता है कि ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, किसी को पता है? जो ऑर्गन है यहाँ पे ये क्या है, निष्क्रिय है ना, इनएक्टिव आपके पास में क्या है, तत्व है, एलिमेंट है ना। आपका कहाँ पे आता है, ये लास्ट वाली लाइन पे आता है, जिसका ये क्या करता है, ना ही बहुत ही रेयर चांस होगा कि ये किसी धातु के साथ में क्रिया करता है, क्योंकि इनके तो अष्टक पूरे पहले से ही फुल होते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या होता है इसका, जो ये होता है कुछ इस प्रकार से 288 है ना, 18, और यहाँ पे ये हो गया आपके पास में, क्या हो गया, ये हो जाता है आपका ये 18 होता है ऑर्गन का। ठीक है, 3d6 6 किसके होंगे, 6 क्या हो गया, 6 + 2, ये कितना हो गया, 6 + 2 18, तो 18 + 8 कितना आ जाता है आपके पास में 26। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको याद है ना, तो तभी अच्छी बात है, वरना आप फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, Fe परमाणु Ar। तो इसका पहले आपको यहाँ पे आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, या दूसरा तरीका क्या होगा, आप पूरा स्टार्टिंग 1s2 2s2 3p6 आ जाए, 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाएगा आपके पास में इस तरीके से। मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी पिछली क्लासेस थी जिसमें मैंने डी और एफ ब्लॉक, उसमें मैंने आपको संडे को कराया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। क्लियर? अगर जिसने भी क्लास नहीं ली है तो देख लेना, संडे को क्लास हुई थी, डेट का मुझे याद नहीं है, तो 2-3 संडे पहले क्लास हुई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, Fe का क्या हो जाएगा, Ar 3d6 4s2 और 4p0। ठीक है, तो यहाँ पे FeCN6 -4 में यहाँ पे अगर हम Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में +2 आ जाएगा। कैसे निकालोगे भाई, x Cn का क्या होता है भाई, Cn का क्या होता है -6 × -1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे -4 पहले से, इसलिए मतलब इसका मतलब क्या, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या करे यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा +4 और ये आ जाएगा 0। तो x = क्या आ जाएगा आपके पास में -2 और x = 2। इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे Fe2+ का अगर हमने Fe2+ आयन का निकालना है तो क्या लिखोगे, Ar 3d6 4s0 4p0, ये क्या है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात? Fe2+ आयन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो पहले हम किसका लिखेंगे आपके पास में, पहले हम लिख देंगे आपके पास में 3d6 4s0 और 4p0 का। इसका हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से आप लिखते हैं, किसी को पता है? तो ब्रैकेट डैश करके क्या लिखोगे आप, आपको पता है पहले क्या आएगा आपके पास में, देखो पहले क्या आएगा भाई, 3d6 है ना, 3d6 आएगा। तो आपको पता है आपके डी उसमें कितने होते हैं आपके पास में, 3d6, तो किस प्रकार से भरेंगे, 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया आपके पास कितना होता है, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया है ना। डी में कितने होते हैं, 10 आने चाहिए मैक्सिमम, तो 6 है, तो 6 को किस प्रकार से करोगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, इस प्रकार से भरते हैं। ऐसे नहीं कि आप पहले ही फिल कर दो, ऐसे नहीं होता भाई, रूल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3d, कितना आ जाएगा आपके पास में, 3d6 4s0, तो 4s में एक ही होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4s0, और आपका जो p होता है यहाँ पे आपके पास में 3 होते हैं, तो ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 शून्य हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 4p0 4p0। इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, अब है Cn प्रबल लिगेंड है जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित कर देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो Cn है ये प्रबल लिगेंड है जो आपके पास में डी कक्षक है, अयुग्मित मतलब अयुग्मित समझो किस प्रकार से, कि आपके पास में ये देखो, ये क्या है आपके पास में, ये अयुग्मित है। ठीक है, ये केवल युग्मित है, ये अयुग्मित है, और यहाँ पे आपका जो डी है ये फिल कर देता है, मतलब अभी आप समझो इसको। ठीक है, कैसे कि Fe2 आयन का प्रबल लिगेंड 6Cn की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन वितरण करता है।
ठीक है, क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन वितरण करता है, ठीक है, Fe2 प्लस प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। किस प्रकार से, इसका देखो, इसका भी अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये आएगा आपके पास में एज इट इज वही 1 2 3 4। तो ये इसको क्या कर देता है, अयुग्मित कर देता है, इसका मतलब ये दोनों को फिल कर देगा, यहाँ पे 0 0 0 0, ये आएगा आपके पास में 3d6। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे 0 0 4 0 0 नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे आपके पास में Cn द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है, 0। और यहाँ पे ये हो गया आपके पास में, ठीक है, ये भी 0 0 0 0 मतलब 0 0 ऐसे समझ लो, 3 4 4 p क्या आ जाएगा आपके पास में 0, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो संकरण होगा यहाँ पे, ये संकरण क्या होगा, ये होगा आपके पास में कौन सा, यहाँ पे आप CN CN लिख देना, CN 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 CN, ये साइनाइड वाला CN है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला CN नहीं है, ठीक है। इन CN ने क्या करा है, यहाँ पे आपके पास में उपस्थित CN की उपस्थिति के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बनेगा आपके पास, ये अगर हम इसको लिखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा भाई, फटाफट से बता दो मुझे, कौन सा संकरण, संकरण कौन सा होगा, ये होगा आपके पास में D2sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा ये आपके पास में, D2sp3 संकरण। संकरण हाइब्रिडेशन ये आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्लियर, समझ गए इतनी बात। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या बन जाएगी, ये संकरण यहाँ पे प्राप्त होगा, किसके कारण, 6Cn माइनस उपस्थिति के कारण। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, 6Cn लिगेंडों का संकरण मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होगा। अब इसकी संरचना है ना, अब इसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे संरचना। तो संरचना किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे देखो मिड में आपके पास में क्या आ जाएगा Fe, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, -4 है ना, तो उसको तो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, फिलहाल हम 6Cn को जोड़ देते हैं। तो Cn कुछ इस प्रकार से जुड़ता है यहाँ पे आपके पास में Cn, ठीक है, और ये आपका Cn और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे भी Cn, ठीक है, ये भी आपका Cn हो गया यहाँ से ये, और यहाँ पे ये Cn और -4 लगा देना, -4 आप क्या कर देना यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये क्या है आपके पास में FeCN6 -4 की क्या है आपके पास में संरचना है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ लो दोबारा से क्या बोला मैंने। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी अच्छे से आपको एक दम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका Fe होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है, VBT के अनुसार किस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिलअप यहाँ पे कक्षकों में फिल होते हैं, ठीक है। क्लियर, Cn के कारण यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसकी जो संरचना बनेगी, संकरण क्या होगा इसमें, D2sp3 संकरण होगा, संरचना ये बनेगी, ठीक है, संरचना आपके पास में ये बन जाएगी इसमें, ठीक है। आगे संकरण का जो प्रकार है वो क्या है आपके पास में, D2sp3 संकरण। आपने अभी देखा है ना, ये देखा ना हमने, दिखाया बताया मैंने कौन सा संकरण है, D2sp3 संकरण है। क्लियर हो गई बात। संकरण यौगिक का जो चक्रण है निम्न चक्रण है, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित कर देते हैं। आपने देखा होगा जब मैंने आपको बताया तो Cn के कारण यहाँ पे जो आपके अयुग्मित थे इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने उसको क्या कर दिया, युग्मित कर दिया, है ना, ठीक है। अतः अयुग्मित कम होंगे, कम हो जाएंगे युग्मित, ठीक है, अयुग्मित। संकरण का चुंबकीय गुण, अब आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको D एवं F ब्लॉक पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने आपको चुंबकीय अनुचुंबकीय के बारे, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय के बारे में बताया था। प्रतिचुंबकीय होगा क्यों, क्योंकि इसके संकरण संरचना में धातु आयन के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है यहाँ पे, अयुग्मित बोला था ना मैंने, क्या याद करोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अनुचुंबकीय, याद करो,
है ना। याद आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, किस किस को याद आ रहा है भाई, किस प्रकार से मैंने बताया था। अयुग्मित अ से अ, अयुग्मित से क्या याद करोगे, आपका अनुचुंबकीय, और जिसमें युग्मित मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। संकरण, संकर के संक्रमण का जो प्रकार है वो आंतरिक संक्रमण यौगिक है, क्योंकि संकरण में प्रबल लिगेंड के कारण यहाँ पे आंतरिक डी जो कक्षक है वो प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, ज्यामिति क्या होगी इसके, अष्टफलकीय होगी, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है आपका D2sp3 संकरण बन रहा है। आबंध कोण क्या बनेगा यहाँ पे आपका 90 बनेगा, क्योंकि ये क्या है, अष्टफलकीय ज्यामिति है। ये हो गया भाई आपका, ये क्या हो गया आपका FeCN6-4 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम इसमें आगे भी बढ़ते हैं। आगे आगे क्या है आपके पास में, देखो अगर आपको FeCN6 समझ में आ गया तो ये भी इजी हो जाएगा, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को रिवाइज तो नहीं करवाना, चलो लास्ट में मैं करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो FeOH6-4 की VBT संरचना ये भी सब देखते हैं। इसमें जो केंद्रीय धातु होगा इसमें भी सेम Fe होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो भी सेम ही हो जाएगा, Fe तो सेम ही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे Fe की ON संख्या +2 होगी, बता रखा है किस प्रकार से होगी, क्योंकि OH जो होता है यहाँ पे OH में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। क्लियर, ठीक है। Fe2+ का आयनन कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे 3d6 4s0 4p0, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कक्षकों को भरने का तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, सेम ही होगा भाई। इसमें आपके पास में एक चीज तो सेम ही है, Fe सेम है ना। तो यहाँ पे 1 2 ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5 1, ये फिल हुआ ऐसे फिल हुआ, ये क्या बन गया आपके पास में 3d6। क्लियर, देन 4s0, देन आपके पास में क्या बना 4p0, सेम ही है, सेम इतना तक तो सेम है, ये तो हमने कर लिया था, है ना। ये आपको सेम ही लिखना है दोनों में। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे क्या है, OH दुर्बल लिगेंड है, जबकि आपके पास में CN क्या था, प्रबल लिगेंड है। याद करो, CN प्रबल लिगेंड है, OH क्या है, दुर्बल लिगेंड है। डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं करता है डी कक्षक में। Fe2+ आयन का दुर्बल लिगेंड 6OH- की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है, किस प्रकार से होगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे किस प्रकार से होगा आपके पास में। तो ये होगा आपके पास में OH के कारण, OH के कारण यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये बनेगा भाई, ये 3 का क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, रुको, हाँ 1 2 3 4, चलो ठीक है। तो किस प्रकार से फिल करना है हमने इसको, हमने ये देखो हमारे पास में जब हमने Fe का करा था तो किस प्रकार से करा था, CN की वजह से क्या हुआ था, उसने वहां पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा, लेकिन ये छोड़ेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें OH दुर्बल है जिस कारण ये क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। ठीक है, तो एज इट इज इसमें कोई अंतर आपका नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये आपके पास में एज इट इज आएगा। तो 3d6 4s0 1 2 3 4p0, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हाँ एक और चीज यहाँ पे आएगी आपके पास में, यहाँ पे क्या ऐड होगा आपके पास में, यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं करा इसने, तो यहाँ पे आपके पास में एक और कक्षक ऐड होता है, वो होगा आपके पास में 4d0। तो 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 4d0। अब यहाँ पे जब अयुग्मित है तो ये क्या करेंगे, जैसे ही क्या करा, CN ने इनको दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उप सह संयोजक बंध द्वारा जोड़ा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे OH 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 और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा OH 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 OH, एज इट इज। ये देखो जो इसका संकरण होगा इसका 3p3 sp3d2।
ठीक है, इसका संकरण क्या होगा, उसका क्या था D2sp3, इसका संकरण क्या है आपके पास में, इसका संकरण है आपका sp3 D2 संकरण, D2 संकरण। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसका संकरण क्या हो जाएगा, इसका संकरण होगा आपके पास में sp3D2 संकरण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में D2 संकरण, ठीक है, D2 क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे संकरण हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ गए सब, ठीक है। संकरण क्या होगा यहाँ पे आपके पास में sp3D2 D2 संकरण यहाँ पे होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर ले लिया होगा, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास में 6OH माइनस लिगेंड का संक्रमण, इसलिए इसकी जो संरचना होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। थोड़ा ध्यान से देखना इसकी संरचना को, थोड़ा सेम ही है उसके तरह, है ना, Fe, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आया OH एज इट इज OH, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा OH, ठीक। यहाँ पे आपका आया ये OH कुछ इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे इसको जोड़ देना, ये जुड़ जाएगा इधर से इस प्रकार से, ये बना आपका यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, ये बना। दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो समान ही है, केवल OH की जगह आपने क्या कर देना है, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे CN आ जाएगा, ठीक है। OH की जगह आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे CN आ जाएगा भाई, समझ गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या है, संक्रमण का जो प्रकार है वो क्या है आपके पास में sp3D2 संक्रमण है, ठीक है। संकर यौगिक का चक्र उच्च है क्योंकि दुर्बल लिगेंड डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है अधिक है। जब आपने देखा होगा, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया तो उसमें आपने केवल आपका जो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो 1 थी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी 4 थी। संकर का यौगिक अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित अ से याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। संकर के संक्रमण का जो प्रकार है वो आंतरिक संक्रमण यौगिक है, ज्यामिति इसकी अष्टफलिकीय है, आबंध कोण इसका 90 डिग्री है, सेम ही है, दो चीजें यहाँ पे इसकी सेम है, ज्यामिति अष्टफलिकीय है और आबंध कोण क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। क्लियर हो गई बात, तो फटाफट से अब हम दोनों को देख लेते हैं, है ना, एक बार दोनों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय भी बता दिया, है ना, कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और इसी प्रकार से ये इसमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। यहाँ पे अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। यहाँ पे ये आंतरिक संक्रमण है, ये बाह्य संक्रमण है, ये भी आपको बता दिया है। निम्न चक्रण उच्च चक्रण संकर भी बता दिया, वीबीटी की संरचना भी आपको बता दी है किस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो एफई में हमने ये सारा कुछ आपका सेम है। एफई में इतना आपका FeCN6-4 में तथा FeOH की होल सफिक्स 6 में और माइनस आपका पावर में 4, है ना, ये दोनों में ही एक चीज फ्रंट पेज जो है वो दोनों में समान है। अंतर कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये प्रबल लिगेंड है जिस कारण यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या कर देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, ठीक है, आ नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देता है युग्मित करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देता है युग्मित, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना भाई, इस बात का आप यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना। Fe2+ आयन का प्रबल लिगेंड 6Cn- की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। Fe2+ लिगेंड Cn की उपस्थिति में इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहा है Cn, याद क्या रखोगे, मेन चीज जो याद रखोगे कि जो Cn है साइनाइड है, ये क्या करता है एक प्रबल लिगेंड है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। जबकि जो OH है हाइड्रो ऑक्साइड है आपके पास में, ये क्या करता है एक दुर्बल लिगेंड है और ये क्या कर देता है आपके पास में युग्मित मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इसका ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये केवल उनको युग्मित नहीं करता है, एज इट इज वैसे जैसे कि वैसे ही रहते हैं। तो वीबीटी के अनुसार
आपको पता है आपके पास में वीबीटी के अनुसार इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। पहले हम एक साइड से फिल करते हैं, है ना, पहले हम एक साइड से, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे जैसे फिल करा तो ऐसे नहीं, ये किस वजह से हुआ यहाँ पे, ये CN की उपस्थिति के कारण हुआ। वीबीटी के अनुसार आपको बता दिया किस प्रकार से यहाँ पे होगा। संरचना दोनों की सेम है, संरचना में कोई अंतर नहीं है, दोनों की ज्यामिति जो है अष्टफलकीय है, अबंध कोण 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों की जो यहाँ पे संरचना है वो क्या है आपके पास में अष्टफलकीय है, और आबंध कोण कितना है आपके पास में 90 डिग्री है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, दूसरी चीज याद रखोगे कि यहाँ पे आपके पास में क्या था, जो संकरण था वो क्या था आपका D2sp3 था, है ना, क्या था संकरण यहाँ पे आपके पास में D2sp3। ठीक है, तो संरचना में यहाँ पे संरचना में भी ये लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे आप, अष्टफलीय संरचना। ठीक है, अष्टफलीय क्या आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे संरचना आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये याद रखना भाई, D2sp3 में आपके पास में क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। दूसरा आपके पास में sp3d में भी वही बनता है। ठीक है, सेम ही बनता है। और आगे अगर आपको जानना है तो जैसे आपके पास में रेखीय होता है उसमें 180 डिग्री बनता है, वो sp होता है ना, उसमें आपका sp जो संकरण होता है वो उसमें 180 रेखीय होता है। एक त्रिकोणीय होता है ना, एक त्रिकोणीय होता है जो आपका sp2 संकरण जिसमें बनता है, और ये होता है आपके पास में 120 डिग्री, है ना, ये कितना होता है आपके पास में 120 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अष्टफलकीय संरचना, और इसके बाद में क्या बाजू में क्या लिख देना 90 डिग्री बनता है, या ये क्या बनाता है आपके पास में 120 डिग्री भी बनाता है। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में, है ना। और मैं आपको क्या क्या बता रही थी, और अष्टफलकीय में 90 बनाता है ना, वो 180 आपका किस में बनाता है, ये बनाता है आपके पास में त्रिकोणमिति पिरामिड में। ठीक है, ये किस में बनाता है आपके पास में त्रिकोणमिति पिरामिड में बना देता है। क्लियर हो गई बात सभी को इतनी। ठीक है, तो लिख लेना, चलो लिख लो आप, अगर आपको लिखना है तो फटाफट से लिख लो, है ना। तो आपके पास में जो रेखीय है sp है, इसमें बनाता है ये आपके पास में 180 डिग्री कोण, आबंध कोण की बात की जा रही है। ठीक है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में आपके पास में आता है sp2 में बनाता है ये आपके पास में 120। ठीक है, sp2 में कितना बनाता है आबंध कोण 120 डिग्री बनाता है। ठीक है, अष्टफलकीय भी लिख लो, अष्टफलकीय संरचना में आपके पास में 90 बनाता है। ठीक है, और जो आपके पास में चतुष्फलकीय हो गया, चतुष्फलकीय में आपके पास में sp3 बाह्य होता है, और ये बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, आबंध कोण की बात की जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में क्या हो गया, त्रिकोणमिति द्विपिरामिड हो गया। त्रिकोणमिति द्विपिरामिड में क्या बनाता है, या तो ये 90 डिग्री का बनाता है या ये 120 डिग्री का बनाता है। ठीक है, बाकी बस इतना ही है आपके पास में, 5 है। रेखीय हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, चतुष्फलकीय हो गया आपके पास में, और त्रिकोणमिति द्विपिरामिड हो गया, और ये अष्टफलकीय हो गया। ठीक है, तो सबके कोण याद रख लेना, क्या क्या है, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। ठीक है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते इसमें, है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से याद लगेगा। संकरण का प्रकार क्या है, D2sp3 संकरण है। संकर यौगिक का चक्रण निम्न चक्रण है, क्योंकि यहाँ पे D प्रबल लिगेंड D कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, युग्मित कर देता है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। संकर का गुण यहाँ पे प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, संकर यौगिक का प्रकार यहाँ पे आंतरिक संक्रमण है, किसके कारण, प्रबल लिगेंड के कारण। अष्टफलकीय है, D2sp3 संकरण के कारण। ज्यामिति क्या हो जाएगी, आबंध कोण इसका अष्टफलकीय ज्यामिति है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, ये सेम है, दोनों चीजों में सेम है भाई, ये भी सेम है। यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, एक मिनट है मैं इसको देख लेती हूँ, आपके पास में यहाँ पे, हाँ ये आ जाएगा उच्च संकरण आपके, हाँ ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भाय लिखना है, कहाँ पे लिखोगे भाय, ये हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाह्य संक्रमण यौगिक, क्या आ जाएगा आपके पास में, बाह्य संक्रमण, इसको करेक्शन कर देना, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, बाह्य संक्रमण यौगिक। ठीक है, क्या आएगा आपके पास में, बाह्य संक्रमण यौगिक। तो इस बात का आपने थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्या है, बाह्य
बाह्य संक्रमण यौगिक है आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन में था ना आपके पास में, क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कि जो आपका देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या कारण है कि sp3 एक आंतरिक संक्रमण है जबकि ये बाह्य संक्रमण है, ठीक है, यौगिक है। तो आपके पास में इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका Cn वाला तो क्या हो जाएगा, Cn वाला आंतरिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाह्य संक्रमण यौगिक है। ज्यामितीय अष्टफल के आबंध कोण दोनों सेम है। थोड़ा आगे देखते हैं हम वीबीटी की मुख्य सीमा के बारे में कि वीबीटी की सीमाएं क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, वीबीटी के बारे में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को कक्षक को पूर्ण करते हैं, किस प्रकार से भरा जाता है, ठीक है। उपसह संयोजन यौगिकों के लिए प्रतिपादित वीबीटी की मुख्य सीमाएं क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, पहली सीमा पढ़ लेते थोड़ा ध्यान से। वीबीटी के आधार पर उपसह संयोजक यौगिकों के स्थापित की व्याख्या नहीं की जा सकती कि वो किस प्रकार से यहाँ पे उनका स्थायित्व है, उसकी व्याख्या हम वीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। वीबीटी के आधार पर डी ब्लॉक तत्वों में रंगीन आयन बनाने के गुण की व्याख्या भी हम नहीं कर सकते, ये भी हमने पढ़ा है भाई, ये हमने पढ़ा है पिछली जो आपकी चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा है। वीबीटी के आधार पर लिगेंड की प्रबलता की व्याख्या भी नहीं कर सकते कि इसकी लिगेंड की प्रबलता कैसी होगी, कौन सा लिगेंड होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी। कॉपर के कुछ यौगिक का स्थायित्व की व्याख्या तथा उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या भी हम वीबीटी के अनुसार नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात इतनी। ये क्या है, या तो आप सीमाएं लिख लो या क्या लिख लो आप, लिमिटेशन, मतलब सीमाएं एक ही होती है, या आप हानियां तो क्या ही लिखोगे, हानि तो खैर कुछ मतलब हो रही होगी पर इसको हम हानियां नहीं बोलेंगे, सीमाएं लिख देना, लिमिटेशन लिख देना। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हम ना ही वीबीटी के आधार पर हम उपसह संयोजन यौगिकों के स्थापित की व्याख्या नहीं कर सकते हम। डी ब्लॉक में रंगीन आयन आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है, कॉपर हो गया आपका, है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स थे आपके 21 से लेकर और आपके पास में जितने भी एलिमेंट्स थे डी ब्लॉक के, तो उसमें मैंने आपको बताया था उनके रंगीन गुणों के बारे में, है ना, कि आपका क्या होता है, इनके जो डी उपकक्ष होता है वो खाली होता है, केवल किस किस को छोड़ के आपके पास में एक होता है जिंक, मरकरी और तीसरा होता है आपके पास में कैडमियम Cd। तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना, तीन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आपके पास में जो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। जिंक हो गया, मरकरी हो गया और एक Cd कैडमियम। जिंक, मरकरी, कैडमियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक में अपवाद हैं। केवल ये रंगीन गुण यहाँ पे क्या नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि इनमें जो डी उपकक्ष होता है वो फिल होता है, पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको इतने सारे वहां पे आपको क्वेश्चन पूछे थे, मैंने आपको बताए थे कि जैसे यहाँ पे आपके पास में जो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि आपके पास में डी ब्लॉक के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये वो होते हैं, ये रंगीन आयन नहीं होते हैं, जबकि आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे बताए थे। तो आप देखो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे उपसह संयोजक में, ये रिपीट होगा भाई, है ना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। ये आप भले ही इस क्वेश्चन को करो या ना करो, पर थोड़ी बात मतलब थोड़ा ध्यान रखना, लिखना मत, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, है ना। पर वैसे लिख ही लेना, है ना, ज्यादा सही रहेगा। लिखते हुए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है ना, ठीक है। तो ये लिख लेना। और जो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैं केवल एक ही क्वेश्चन लेके आई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सारा निपटा दिया मैंने, है ना। तो आप भी अच्छे से निपटा देना, अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है भाई। तो प्रतिचुंबकीय आपको समझा दिया, अनुचुंबकीय समझा दिया, आंतरिक संक्रमण यौगिक समझा दिया, बाह्य संक्रमण, निम्न चक्रण बता दिया, उच्च चक्रण संकर बता दिया आपको, वीबीटी की संरचना के आधार पर भी सब कुछ आपको बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो जरूर मुझसे एक बार पूछ लेना कमेंट सेशन में, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में, तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लेना कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास में इसके बारे में, हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट के बारे में। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट
ठीक है, क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पे कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्या होता है आपके पास में क्रिस्टल फील्ड प्रभाव प्रभाव। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको ऐसे बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड प्रभाव बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैंने जो आपको न्यूमेरिकल कराया, एक क्वेश्चन कराया, इसको अच्छे से छाप लेना, दिमाग में को बिठा देना। हाँ, दूसरा काम, एक और काम आपके लिए क्या हो जाएगा, आपने मुझे FeCN 6-4 और दूसरा है आपके पास में FeOH 6-4, इन दोनों का आयुपेशी नाम बताना है कि इन दोनों का आयुपेशी नाम क्या है। ठीक है, ये काम आपका है। ठीक है, ये काम आपके लिए है, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आप मुझे बताओगे इनका आयुपेशी नाम क्या है। बाकी सब कुछ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन आयुपेशी नाम आपने कहाँ बताना है, होमवर्क में बताना है मुझे। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। और आंसर कहाँ करोगे, आंसर कहाँ करोगे भाई, आंसर कर देना कमेंट में, कमेंट में इसका आंसर कर देना। ठीक है भाई, समझ गए सब के सब? ठीक है, आंसर कहाँ करोगे इसका, कमेंट में इसका आंसर आपने कर देना है। और कमेंट में कर देना कि आपको क्लास कैसी लगी, कहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये होमवर्क हो जाएगा FeCN होल 6, ठीक है, -4 और FeOH 6-4 का नाम क्या होता है। तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप बता दोगे जहाँ तक मैंने आपको कराया है। आई होप कर ही दोगे शायद, मेरी उम्मीदों को पानी मत फेरना, नाम लिख के कमेंट में भेज देना कि क्या है इन दोनों का नाम। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।